विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने वाले हैं सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और ये जो बुक है उस बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट पार्ट। इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, भारत और समकालीन विश्व का भाग एक। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें आज का शीर्षक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स होता है फ्रांसीसी क्रांति। तो विद्यार्थियों, इस लेसन को हम शुरू करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789, जुलाई 14 सन 1789, द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस सिटी, पेरिस लंदन की क्या है, राजधानी होती है। लंदन की राजधानी है पेरिस। ये कहानी है पेरिस की। उस समय पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। अलार्म, यहाँ पर जो अलार्म का मतलब होगा, अलार्म का मतलब होता है खतरा। मतलब उस समय पेरिस में क्या था, पेरिस जो राज्य था वो क्या था, खतरे में था। तो 17 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर क्या था, खतरे में था। द किंग हैड कमांडेड ट्रुप्स टू मूव इन टू द सिटी। द किंग, किंग मतलब राजा, राजा ने आदेश दे दिया था कि सेना को, कमांडेड, कमांडेड मतलब आदेश देना, ट्रुप, ट्रुप मतलब सेना, सेना के समूहों को आदेश दे दिया था मूव इनटू द सिटी, कि वो शहर में प्रवेश करें। शहर में घुसने का उन्होंने क्या दे दिया था, आदेश दे दिया था। र्यूमर्स, र्यूमर्स मतलब होता है अफवाहें, अफवाह है ना, अफवाहें स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना। तो ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, कि उनकी सेना क्या करने वाली है, राजा की सेना क्या करेगी, सिटीजन, सिटीजन मतलब होता है नागरिक, नागरिकों पर गोली चलाने वाली थी। आर्मी, आर्मी मतलब सेना, ओपन फायर, सभी को गोलियां चलाने वाली थी। ऐसा आदेश देने वाले थे राजा। ऐसी अफवाह वहां पर उड़ चुकी थी। Some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people's militia। देखिए, तो क्या हुआ, लगभग 7,000 मैन, मैन मतलब पुरुष, एंड वेमेन ढेर सारी महिलाएं, गैदर्ड, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा होना, इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, वे सभी टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। एंड डिसाइड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया। यहाँ पर देखिए मिलिटिया शब्द क्या है, मिलिट्री से लिया गया है। मिलिट्री मतलब सेना बनाना, नागरिक सेना। मिलिटिया शब्द का यहाँ अर्थ होगा नागरिक सेना। तो लोगों ने भी डिसाइड कर लिया था कि हम सब मिलकर क्या बना लेंगे, नागरिकों की सेना बना लेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स मीन्स होता है हथियार। लोगों ने भी सोच लिया था कि हम भी सेना बनाएंगे, और उनने क्या किया, दे ब्रोक इनटू द नंबर, ब्रोक मतलब तोड़ देना, नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग मतलब सरकारी इमारतों को उन्होंने खोजा, ताकि उसमें हमें क्या मिल सके, आर्म्स मिल सके। आर्म्स मीन्स हथियार। तो हथियार ढूंढने के लिए उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ डाला था। अगला पैराग्राफ देखेंगे। फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city। ईस्टर्न, ईस्टर्न मतलब क्या होता है, ईस्ट मीन्स होता है दिशाओं के नाम होते हैं, ईस्टर्न मतलब पूर्वी। तो ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, लगभग सैकड़ों के समूह में लोग पूर्वी भाग की तरफ, शहर के पूर्वी भाग की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, साथ ही साथ जो स्टॉर्म प्रिजन्स होते हैं, मतलब जो किले होते हैं, है ना, किलों के आसपास लोगों, फोर्ट्रेस प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है कैद, कैद में किले में जो कैदी होते हैं। द बेस्टिल, बेस्टिल का जो किला था, उस किले पर वो क्या करते हैं, हमला बोल देते हैं। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्ड एम्यूनिशन, साथ ही साथ उनको यह आशा थी वहाँ पर होर्ड एम्यूनिशन, एम्यूनिशन मतलब होता है गोला बारूद, एम्यूनिशन की तलाश में वो वहाँ पर पहुँच गए थे और बेस्टिल के किले पर उन्होंने धावा बोल दिया था। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टिल वॉज किल्ड, और उस वेस्टिल के किले का जो कमांडर था, सेनापति था, उसको मार दिया जाता है। बेस्टिल वॉज किल्ड, वेस्टिल के किले के सेनानायक को मार दिया जाता है। एंड द प्रिजनर्स रिलीज दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, और जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स मतलब होता है कैदी, कैदियों को रिहा कर लिया जाता है।
दो हालांकि देयर वेर ओनली 7 ऑफ देम, लेकिन वो केवल 7 ही थे। यट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल, लेकिन जो बेस्टाइल का किला था उससे सभी लोग क्या करने लगे थे, नफरत करने लगे थे। बिकॉज इज स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि बेस्टिल का जो किला था वह राजा के निरंकुश शक्तियों की निशानी था। निरंकुश मतलब बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कर देना, तो निरंकुश जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके, ऐसे निरंकुश शक्ति वाले राजा के बेस्टिल किले को सब लोग नफरत करते थे। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir for its destruction। और किले को ध्वस्त करने के साथ ही साथ उसके जो भी अवशेष थे, अवशेष या मतलब उनके जो पत्थर थे तोड़कर इमारत को, उन पत्थरों को लोगों को बाजार में बेच दिया गया, ताकि जो लोग वेस्टिल के विध्वंस की कहानी का स्मारक या स्मृति चिन्ह अपने पास रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। सोवनियर मीन्स होता है स्मृति चिन्ह, डिस्ट्रक्शंस मीन्स विनाश कर देना, किले का विनाश करके उसके चिन्ह के रूप में पत्थरों को इकट्ठा कर लिया गया, बाजार में बेच दिया गया। अगला पैराग्राफ। The day that followed saw more routing both in Paris and the countryside। देखिए राइट्स मीन्स होता है दंगे। तो उस दिन क्या हुआ, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और उसके कंट्री साइड मतलब होता है उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्राम होते हैं, उस क्षेत्रों में क्या होते हैं, संघर्ष हो रहे होते हैं या दंगे होते रहते थे। मोस्ट ऑफ पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। देखिए इन दंगों का जो मुख्य कारण था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, लोग लड़ रहे थे सबसे ज़्यादा पाव रोटी के प्राइस बढ़ने के लिए। देख वहाँ का जो मुख्य भोजन था वो ब्रेड था, रोटी थी, पाव था, उसको पाव रोटी कह सकते हैं यहाँ पर, ब्रेड मीन्स पाव रोटी। मच लेटर उसके बाद, व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, और इस पूरी घटना को जब इतिहासकारों ने पीछे की तरफ देखा तो दे सा इट इज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जक्शन। और जब उन्होंने देखा इस पूरे कहानी में जो भी हो रहा था वो कहीं ना कहीं एक चेन, एक श्रृंखला बनी हुई थी, साथ ही साथ लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। जो एक्सक्यूशन मीन्स होता है फांसी, फ्रांस के राजा को फांसी दे दी गई थी। दो मोस्ट ऑफ पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, लेकिन इस फांसी की सज़ा के बारे में ज़्यादातर लोग आशा नहीं करते थे। एंटिसिपेट मतलब आशा करना, आउटकम मीन्स परिणाम, कि इस पूरी कहानी का परिणाम क्या हुआ कि राजा को फांसी हो जाएगी। हाउ एंड वाई डिड द हैपन, ऐसा क्यों हुआ, हाउ क्यों, कैसे, ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे हमें आगे जानना होगा। चलिए आगे देखते हैं कहानी का अगला पार्ट। ये है बेस्टिल का किला जहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी और किले को तोड़ दिया गया था। इस चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। अब हम बिंदु नंबर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच समाज ड्यूरिंग किस दौरान, लेट 18th सेंचुरी के बाद की क्या स्थिति होती है वहाँ पर 18th सेंचुरी में, इसके बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। लेट्स सी। In 1774 लुइस 1051 मीन्स होता है लुई 16वां, लुई 16वां की कहानी होती है। इन 1774 लुई 16वां ऑफ द बॉर्बन फैमिली। बॉर्बन फैमिली, देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया गया है, बॉर्बन फैमिली। बॉर्बन फैमिली मतलब होता है रॉयल फैमिली, इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन करके देखेंगे। बॉर्बन फैमिली मीन्स रॉयल हाउस ऑफ फ्रांस। रॉयल हाउस, रॉयल मतलब राज परिवार का वह घर जहाँ पर फ्रांस के राज परिवार रहा करता था, उस परिवार से संबंधित थे लुई 16वां। ऑफ द किंग एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, उस समय क्या किया गया, राजा राजगद्दी पर आसीन हुआ था, मतलब राजगद्दी पर बैठ गया था सन 1774 में। He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। उस समय उसकी शादी किसी हुई, ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट, उनसे उनकी शादी हुई।
अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, लेकिन एक्सेशन मीन्स होता है राज्यरोहण। राज्यरोहण मतलब अभी अभी जो राजा बना हुआ था, नया राजा बना हुआ था, उसको क्या मिला? एम्प्टी ट्रेजर। एम्प्टी ट्रेजर मतलब खाली खजाना। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एक लंबे अरसे, लंबे सालों के अंतराल से, साथ ही साथ युद्धों के द्वारा ड्रेन, ड्रेन मीन्स खाली हो चुका था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो भी संसाधन थे, इनकम के साधन थे, वो सब खाली हो चुके थे। Added to this was the cost of maintaining and the extravagant court at the immense palace of Versailles। साथ ही साथ वर्सेटाइल, वर्सलाइस मीन्स होता है, वर्साइल्स मीन्स होता है वर्षाय। वर्षाय के विशाल महल में जो राज दरबार था, उसकी शानो शौकत को बनाए रखने में फिजूल खर्ची का जो बोझ था, वो भी वहाँ पर उसको भी मेंटेन किया जा रहा था। मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेंटेज कोर्ट, कोर्ट मीन्स दरबार, इमेंस मतलब विशाल, पैलेस ऑफ वर्साइल, वर्साइल के बहुत बड़े विशाल पैलेस को भी साज सज्जा के लिए बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखिए, लुइस 16वें ने क्या किया था? अमेरिका की कॉलोनीज को क्या किया था? सहायता करी थी। किससे? युद्ध के दौरान, ब्रिटेन से युद्ध के दौरान। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिब्रे टू बी डिबेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे। और इस युद्ध के दौरान फ्रांस पर लगभग 10 अरब लिब्रे, ये लिब्रे क्या होता है? लिब्रे है फ्रेंच, फ्रेंच की जो करेंसी है, उसे हम पाउंड बोलते हैं अभी, तो लिब्रे की जो धनराशि थी, लिब्रे, है ना, तो लगभग 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज, क्रेडिट मीन्स होगा यहाँ पर कर्ज कहलाएगा, ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे, जो कि डिबेट कर्ज, क्रेडिट मीन्स जमा, तो जो कर्ज था लगातार उनका बढ़ता जा रहा था फ्रांस के ऊपर। पहले वो 10 अरब था और उसके बाद जो युद्ध के बाद उस पर लगभग 2 अरब लिब्रे का और बोझ बढ़ता गया। नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, साथ ही साथ 2% नहीं सॉरी 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, साथ ही साथ उस पर 10% लोन का ब्याज दर भी लग रही थी, लोन पर ब्याज दर भी चल रही थी उनकी। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। इसके कारण सरकार ने, फ्रांसीसी सरकार ने अपने सभी बजट पर बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। मतलब वो सबसे ज़्यादा ब्याज ही चुका रहे थे। वह to meet its regular expense such as cost of maintaining an army, the court, running government offices और universities। तो देखिए, जो कि लगातार चलने वाले खर्च हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, सेना को मेंटेन करना, दरबार को मेंटेन करना, साथ ही साथ सरकार के जितने कार्यालय थे उनको मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, इन सब को मेंटेन, व्यवस्थित करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तो वो क्या कर रही थी? फोर्सेस टू इंक्रीज टैक्सेस, तो वो लगातार टैक्स बढ़ा रही थी जो कि जनता को देने होते थे। Yet even this measure would not have sufficed। French society in 18th century was divided into 3 states। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी सरकार अपने उपायों में नाकामयाब थी, उसमें सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states। उस समय जो फ्रेंच सोसाइटी थी वह 3 भागों में बटी हुई थी। एस्टेट, एस्टेट मतलब स्टेट कह सकते हैं अपन 3 भागों में। स्टेट मीन्स होता है लोगों को 3 भागों में बांट देना। एंड ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पे टैक्सेस। और देखिए, लोगों, इस पूरे राज्य को 3 भागों में बांटा गया था और टैक्स कौन पेड कर रहा था? केवल तीसरे दर्जे के लोग, थर्ड स्टेट, केवल तीसरा जो दर्जा था वही केवल टैक्स को पेड कर रहा था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स पेड नहीं कर रहे थे, इसलिए फ्रांसीसी सरकार के पास अधिक पैसा नहीं आ पा रहा था। इस पूरे स्थिति को हम चार्ट के माध्यम से देखें जरा।
देखिए फर्स्ट स्टेट क्या होगा? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब होते हैं पादरी, जो भी चर्च के महंत होते हैं, पादरी होते हैं। क्लर्जी मीन्स होता है पादरी। क्लर्जी मीन्स पादरी, वो फर्स्ट स्टेट में सबसे ऊपर आते हैं। सेकंड स्टेट क्या होता है? नोबिलिटीज। नोबिलिटीज मीन्स जो राजा महाराजा राज परिवार के लोग हैं, कुलीन लोग हैं, वो आते हैं नोबिलिटीज में। और थर्ड स्टेट क्या होता है? चित्र के माध्यम से हम देखें, बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन बड़े बड़े व्यवसायी, मर्चेंट व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल दरबारी, लॉयर वकील, ईटीसी इत्यादि, ये सब आते हैं थर्ड स्टेट में। लेकिन उनसे भी उनका एक और कम स्टैंडर्ड होता है। सेकंड में आएंगे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। पीजेंट्स मतलब होते हैं किसान। आर्टिसंस मीन्स शिल्पकार। जो भी शिल्पकार होते हैं वो इस फेज में आएंगे। और जो सबसे लास्ट में आते हैं सबसे ज़्यादा, स्मॉल पीजेंट्स, किसानों से भी छोटे किसान। लैंडलेस लेबर, ऐसे श्रम जिनके पास भूमि नहीं है, घर नहीं है, आवास नहीं है। सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, ये सबसे नीचे आते हैं। तो फ्रांसीसी शासन में केवल जो थर्ड स्टेट हमें दिख रहा है, केवल यही लोग टैक्स पे करते थे। बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स को पेड नहीं कर रहे थे। तो ये टैक्स पेड करने की स्थिति थर्ड स्टेट पर थी। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडियल सिस्टम। फ्यूडियल सिस्टम मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था। फ्यूडल सिस्टम मीन्स सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था डेटेड बैक टू द मिडिल एज। इस सामंतवादी व्यवस्था ने फिर से फ्रांसीसी सरकार को मध्यकालीन युग में धकेल दिया था। द टर्म ओल्ड रेजिम is usually used to describe the society and institution of France before 1789। और जो प्राचीन राजतंत्र था उसका प्रयोग होने लगा था। और फ्रांसीसी समाज सभी संस्थाओं के लिए 1789 के पहले की स्थिति वहाँ पर बन चुकी थी। फिगर नंबर 2, ये चित्र के माध्यम से जो हमने देखा है उसमें इसको बताने की कोशिश की है। फिगर नंबर 2 मतलब इस चित्र के माध्यम से शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। इस पूरे चित्र में बताया गया है कि किस प्रकार जो फ्रांसीसी समाज है वाज ऑर्गेनाइज, उसको व्यवस्थित किया गया है। पीजेंट्स मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो लगभग 90% थे जनसंख्या में। However, only a small number of them owned the land and they cultivated। लेकिन उसमें बहुत ही कम थे संख्या में जिनके पास स्वयं की जमीनें थी और जो खेती कर पाते थे। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other rich member of the third state। और जो 60% जो लैंड था, जमीन थी, ओन्ड बाय नोबल्स। ओन मतलब होता है मालिकाना हक होना। नोबल्स के पास, नोबल्स मीन्स कुलीन, राजाओं के पास, मंत्रियों के पास, है ना, उन पर राज परिवार के पास ये ज़मीनें थी 60%। द चर्च, साथ ही साथ चर्च के पास भी ये प्रॉपर्टीज़ थी। एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, और तृतीय स्टेट के, तीसरे समूह के, तीसरे क्रम के वर्ग के जो लोग थे, उनके सबसे अमीर जो सदस्य थे उनके पास जमीनों का अधिक हिस्सा था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, और जो मेंबर के 2 स्टेट्स वाले हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटीज, जो कि कौन कहलाते हैं? क्लर्जी और नोबिलिटी। क्लर्जी मतलब पादरी और नोबिलिटी मतलब कुलीन। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। देखिए, प्रिविलेज्ड मतलब होता है विशेषाधिकार प्राप्त थे उनको। फर्स्ट और सेकंड दर्जे के जो लोग थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे बाय बर्थ, जन्म से ही। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त था। एक्सेम्पशन था, विशेष दर्जा था। एक्सेम्पशन मतलब होता है छूट, उनको टैक्स पे करने की छूट दी गई थी कई राज्यों को। द नोबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडियल प्रिविलेज। जो नोबल्स थे, जो कुलीन थे, कुलीन मतलब राजा महाराजा थे, राज परिवार थे, आनंद लेते थे। फ्यूडियल प्रिविलेज, फ्यूडियल मतलब सामंतवादी विशेष अधिकारों का वो फायदा लेते थे, आनंद लेते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडियल ड्यूज, और साथ ही साथ इनमें जो उनके बकाया राशि थी उनको भी छोड़ दिया जाता था। विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, और साथ ही साथ वे क्या करते थे, जो उनके ड्यूज हैं या बकाया राशि है
वह किससे वसूल करते थे? पीजेंट से। पीजेंट्स मतलब किसानों से वसूला करते थे। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड मतलब होता है बाध्य होना। जो किसान थे, गरीब लोग थे, वह ऑब्लाइज थे, बाध्य थे टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। रेंडर मतलब होता है सेवा प्रदान करना। रेंडर मीन्स सेवा प्रदान करना टू द लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स जो उनके मालिक होते थे, उनको वो बाध्य होते थे, मतलब बंधुआ मजदूर टाइप के वो बन जाते थे। to work in his house and field, to serve in the army or to participate in building roads। तो वो क्या करते थे? या तो वो उनके घर पर काम करते थे, या खेतों में काम करेंगे, या सर्व इन द आर्मी, या तो उनको सेना में भेज दिया जाता था, और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, या इमारतों का कार्य या सड़क निर्माण हो, इन सब कार्यों में उन्हें झोंक दिया जाता था। इस तरीके से उनका शोषण किया जाता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ। तो देखिए यहाँ पर जो कुलीन थे, नोबलिटीज थे और क्लर्जी थे, वो तो उनसे टैक्सेस वसूल कर ही रहे थे, उनसे काम ले ही रहे थे, लेकिन चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर, चर्च भी क्या करता था? एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है वसूलना, शेयर मीन्स होता है हिस्सा, अपना हिस्सा वसूलता था उन्हीं लोगों से, जिसे किस नाम से पुकारा जाता? टिथ। टिथ नाम से उसे पुकारते थे। टिथ मीन्स होता है एक धार्मिक कर, धार्मिक कर के रूप में उनसे ये भी टैक्स वसूला जाता था। फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और लगभग अंततः सभी सदस्य जो भी तृतीय वर्ग से थे, थर्ड स्टेट से थे, सभी को टैक्स पे करना होता था राज्य के लिए अलग से। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा एक और कर लगता था उनको, डायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम है प्रत्यक्ष कर, जिसे कहा जाता था टेल। टेल मीन्स प्रत्यक्ष कर। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीबडी कंज्यूम्शन लाइक सॉल्ट और टोबैक्टो। लेविड मतलब होता है लाद देना, कर लगा देना। लेविड मीन्स कर लगा देना। उनको प्रत्यक्ष कर तो देने ही होते थे, शायद अप्रत्यक्ष कर जो कि उनकी प्रतिदिन या रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए आवश्यकता थी, उन पर भी उन्हें कर देना होता था। कंज्यूप्शन मतलब होता है उपभोग, लाइक सॉल्ट जैसे कि नमक, और टोबैको तंबाकू, इन सब पर भी उन्हें टैक्स देना होता था। The burden of financing activities of the state through tax was borne by the third state alone। और ये पूरे जो कर थे वह इनका बोझा किसने ढोना था? थर्ड स्टेट को। केवल तीसरे दर्जे के लोग ही यह पूरा टैक्स पे करते थे। यहाँ पर इन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स का बताया गया है कि लिब्रे क्या होता है, क्लर्जी क्या है, टिथ क्या है, टेल क्या है। तो लिब्रे करेंसी है जो फ्रांस में चलती थी, और क्लर्जी कुलीन है, टिथ एक धार्मिक कर है, टेल ऐसा कर है जो कि सरकार के द्वारा डायरेक्ट रूप से वसूला जाता था। देखिए इस पिक्चर के माध्यम से किस तरीके से जो कुलीन हैं वो सर्वेंट्स जो पीजेंट्स होते हैं उनका शोषण कर रहे होते हैं। इस पिक्चर के क्रम से देखें। दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग। यह जो गरीब व्यक्ति है, देखिए एवरीथिंग, वो सब कुछ लाया है अपने लॉर्ड के लिए। उसके पास भोजन है, अनाज है, फल हैं, ये सब कुछ लाया हुआ है। ग्रेन अनाज, फ्रूट्स फल, मनी पैसे, सैलड सलाद। द फेट लॉर्ड सिट्स देयर। और जो लॉर्ड है, जो कुलीन है, वो वहाँ पर बैठे हुए उसे देख रहे हैं। रेडी टू एक्सेप्ट इट्स ऑल। और वो तैयार हैं सबको स्वीकार करने के लिए। ही डज नॉट इवन केयर ऑफ ग्रेस हिम विथ अ लुक। लेकिन एक दया की भावना के तहत भी उसे नहीं देख रहे, उनके चेहरे पे एक दया नहीं है। इस चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। और नीचे दिया गया है द नोबल मैन इज द स्पाइडर एंड द पीजेंट द फ्लाई। और चित्र में साथ ही साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जो लॉर्ड हैं वो एक मकड़ी के समान है, और जो पीजेंट्स हैं वो क्या बन गए हैं? फ्लाई बन गए, एक मक्खी के समान है जो जाल में फंस जाती हैं तो फिर उसको मरना ही है, और उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ दूसरे चित्र में बताने की कोशिश की जा रही है कि द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स। जितना भी हम डेविल शैतान को देते जाते हैं उसके लिए वह उतना ही कम पड़ता है, मतलब उसका लालच बढ़ता ही जाता है। अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे द स्ट्रगल फॉर टू सर्वाइव। जीवन रहने का संघर्ष या जीने का संघर्ष इसे हम कह सकते हैं।
द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 2-3 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो फ्रांस की जनसंख्या थी 1715 में 2.3 करोड़ थी और लगभग 1789 में वह बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। और इस कारण जनसंख्या के बढ़ते घनत्व के कारण वहाँ पर अन्न के दाना या खाने का जो भोजन था उसकी मांग अधिक बढ़ गई थी। फूड ग्रेन, अनाज की मांग बढ़ चुकी थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन मीन्स निर्मित होना, उगाना, अनाज को उगाना, वो कम हो गया था, उसकी मांग से अधिक था। मतलब जितनी मांग थी उतना अनाज उनको नहीं मिल पा रहा था। सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। और जो लोगों की दैनिक दिनचर्या में आवश्यक थी पाव रोटी, जो उनकी महत्वपूर्ण डाइट थी मतलब खुराक थी, वह उनको नहीं मिल पा रही थी। मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड इज लेबरर इन वर्कशॉप। ज़्यादातर जो श्रमिक थे, कर्मचारी थे, वो लेबर थे। लेबर मीन्स श्रमिक। और वह कहाँ काम करते थे? वर्कशॉप। वर्कशॉप मीन्स होता है कारखानों में कार्य करते थे। वोज ओनर फिक्स देयर वेजेस। वेजेस मतलब होता है उनकी मजदूरी। और उनकी मजदूरी को कौन डिसाइड करता था? उनके मालिक डिसाइड करते थे कि उनको कितने पैसे देना है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। लेकिन बढ़ती हुई मांग, बढ़ती हुई महंगाई के दौर में उनकी जो मजदूरी थी वो नहीं बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इसके कारण जो गैप था, एक खाई थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी अमीर और गरीब के बीच में। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस। साथ ही साथ उस समय चीज़ें और भी बदतर होती जाती जब या तो ड्रॉट आ जाता। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, या हेल या ओलों की बारिश हो जाती। तो उस समय जब फसल चौपट हो जाती तो वह स्थिति और भी खराब हो जाती। दिस लेड टू सस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑक्योर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। और ऐसे में सस्टेंस क्राइसिस मीन्स होता है जीविका, जीविका का मतलब जीविका का संकट पैदा हो जाता था ओल्ड रिजिम, प्राचीन काल के समय में फ्रांस में। एक और अगला पिक्चर दिया गया है, किस तरीके से इसको फिल करना है। हाउ अ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन। तो देखिए जीविका संकट में इस चित्र को बताया गया है और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको फिल करना है। तो फर्स्ट है बैड हार्वेस्ट। यदि फसल खराब हो जाती है तो क्या स्थितियां निर्मित होती हैं। हमें इसको फिलअप करना होगा। कैसे भरेंगे? सबसे पहले आ जाएगा बैड हार्वेस्ट। सेकंड बॉक्स में भरा जाएगा स्कैरसिटी ऑफ फूड, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन। सेकंड बॉक्स में स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन। थर्ड बॉक्स में क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग नंबर, राइजिंग फूड प्राइजेस। थर्ड बॉक्स में आएगा राइजिंग प्राइस ऑफ फूड्स। उसके बाद द प्रोटेस्ट कैन लॉन्गर बाय ब्रेड। इस बॉक्स में आ जाएगा वीकर, वीकर बॉडीज। एंड उसके जो बाजू में जो बॉक्स है उसमें आ जाएगा फूड राइट्स। फूड राइट्स मीन्स दंगे, खाने के दंगे हो जाएंगे। और लास्ट वाले बॉक्स में आएगा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेथ, जो मृत्युएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। इस तरीके से इसको हम भर पाएंगे बॉक्स को। नेक्स्ट टॉपिक, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस इन द एंड ऑफ प्रिविलेजेस। मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास था, अब वो क्या कर रहा था? विशेष अधिकार वालों के लोगों की परिकल्पनाओं को रोकने के लिए वह क्या प्रयास करता है, इस टॉपिक में हम देखेंगे। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेस। देखिए जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब किसान, किसान और वर्कर मीन्स श्रमिक, काम करने वाले लोग,
हैड पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस। वे सभी अब इकट्ठा होने लगे थे और विद्रोह करना चाह रहे थे बढ़ते हुए टैक्सेस के खिलाफ। साथ ही साथ फूड स्कैरिटी मतलब भोजन के अकाल के लिए, जिस तरीके से भोजन का अकाल पड़ रहा था तो इन सब चीज़ों के लिए वह विद्रोह करने लगे थे। बट दे लेक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर, लेकिन उनके पास कमी थी बदलाव लाने के लिए, क्योंकि उनके पास ना ही कोई प्रोग्राम्स थे, कोई कार्य योजना थी, उनके पास कार्यक्रम थे, और ना ही कोई उनके पास साधन थे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ताकि वो बदलाव ला सकें सामाजिक और आर्थिक रूप से। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट, और यह पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ी गई? थर्ड स्टेट के वे लोग हु हैड बिकम प्रॉस्परस, जो कि अब क्या हो गए थे? प्रॉस्परस हो गए थे। प्रॉस्परस मीन्स होता है समृद्ध हो गए थे। एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज, जो अब पढ़े लिखे थे, शिक्षा मिल चुकी थी और जिनके पास नए विचार आ गए थे, वो अब इसमें इंटरफेयर करने लगे थे। द 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, जो 18वीं सदी है एक नए सामाजिक समूह के उदय के लिए तैयार खड़ी थी। who earn their wealth through an expanding overseas trade and form of manufacture of goods such as woolen and silk textile। अब देखिए थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या कर रहे थे? अर्न मीन्स कमाने लगे थे, देयर वेल्थ अपना धन स्वयं कमाने लगे थे, थ्रू किसके द्वारा? एंड एक्सपांडिंग ओवरसीज मीन्स होता है समुद्री व्यापार के द्वारा। अब वो धन कमाने लगे थे और मैन्युफैक्चर उत्पादन करने लगे थे वुलन एंड सिल्क, ऊन और रेशम टेक्सटाइल, ऊन और रेशम के कपड़ों का उत्पादन करने लगे थे। दैट वेयर आइदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो अपने सामान को या तो एक्सपोर्ट कर देते थे, निर्यात कर देते, या एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात कर देना, या जो उनके रिचर मेंबर होते, अमीर लोग होते थे, वह समाज के अमीर लोग उनसे वह चीज़ें खरीद लेते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third state include professions such as lawyer or administrative officials। अब देखिए यह सिर्फ व्यापारी लोगों ही नहीं थे, इनके अलावा मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर निर्माता लोग थे, इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर वकील भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते प्रशासकीय लोग होते हैं वो भी उसमें शामिल हो गए थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। और ये सभी लोग इतने पढ़े लिखे हुए थे कि अब वे मानने लगे थे कि कोई भी व्यक्ति प्रिविलेज्ड मतलब जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त कर कर नहीं आता है। रेदर बल्कि अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑफ मेरिट्स। मेरिट्स मतलब होता है योग्यता। जो भी व्यक्ति है वह केवल स्थान तभी पा सकता है जब उसमें वह गुण हो। दीज आइडियाज एनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति की सामाजिक जो हैसियत होती है, औकात होती है, उसका आधार योग्यता ही होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना किसने दी थी? जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। देखिए रूसो ने अपनी पुस्तक इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है। साथ ही साथ लॉक एक और दर्शन शास्त्री थे, शॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। जो इन्होंने अपने उस पुस्तक में कहा है कि किस तरीके से उन्होंने प्रयास किए थे और साथ ही साथ इस बात का खंडन किया था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजा डेविन मतलब होता है दैवीय, एब्सोल्यूट पूर्ण अधिकार उसको नहीं मिलने चाहिए। ऑफ द मोनार्क मीन्स सम्राट, किसी भी सम्राट को जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसो ने भी अपना विचार रखा कि सरकार में दो प्रकार के लोग होने चाहिए, जिसमें या तो प्रतिनिधि हो और जो कि लोगों के से कॉन्ट्रैक्ट करें, सामाजिक संपर्क उनके बीच में हो। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्की proposed a division of power within government between the legislative। मॉन्टेस्की ने भी यह कहा कि सरकार में 3 भागों में बांटा जाना चाहिए, लेजिस्लेटिव विधायिका, लेजिस्लेटिव मीन्स होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका, एंड जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका। इन भागों में समाज को बांटना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए, और यह मॉडल कहाँ पर लागू किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया है। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब ये अमेरिका की 13 कॉलोनीज 13 कॉलोनीज जब आज़ाद हुई थी ब्रिटेन से, तब अमेरिका ने इस नियम का पालन किया हुआ था। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example of political thinker in France। और यह अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह व्यक्तिगत राइट्स अधिकार के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि किसके लिए अच्छा उदाहरण बन चुका था? फ्रांस के लिए, जो कि वहाँ के जो राजनीतिक विचारधारी लोग थे उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण था। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons। देखिए इन सभी विचारों को, द आइडियाज ऑफ फिलोसफर मीन्स दर्शन शास्त्री, डिस्कस इंटेंसिवली मतलब होता है गहन चर्चा करना। वह सब इन बिंदुओं पर कहाँ चर्चा करते? सैलून में। सैलून मीन्स सैलून में जहाँ पर बाल कटाने की दुकान होती है, सैलून। एंड कॉफ़ी हाउसेस, चाय की दुकान पर। स्प्रेड अमंग पीपल, वे सभी क्या करते? इन सभी जानकारियों को लोगों के बीच में फैलाते। बुक्स एंड न्यूज़पेपर, किसके माध्यम से? किताबों और अखबारों के माध्यम से। These were frequently read aloud in groups of the benefit of those who could not read and write। और साथ ही साथ वो उन सभी खबरों को इतने तेजी से या तेजी के स्वर में या तेज आवाज़ में पढ़ते, ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। और जैसे ही लुइस 16वें के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर फैलती है, तो उसके विरुद्ध लोगों का गुस्सा भड़क जाता है इस विशेष अधिकार के प्रति। मुझे आशा है कि आप लोगों को कुछ हद तक ये समझ में आया होगा, और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको जो भी टॉपिक्स आगे चाहिए हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।